Namaste students. Today in this video we will discuss about the first chapter of the chemistry, matter in our surrounding. First we should know about the matter. ठीक है, तो as we know at our surrounding we see a large variety of things with the different shape, size and texture. Everything in this universe is made up of the material which scientists have named matter. The air we breathe, the food we eat, storms, clouds, stars, plants and animals, even a small drop of the water or a particle of sand, everything is matter. We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. In other words, they have both mass and volume. अभी ये आपको चैप्टर के इंट्रोडक्शन दिया गया है इस वीडियो में और आपको बताया गया है कि मैटर का क्या मीनिंग है. हम यदि अपने सराउंडिंग में देखें तो अलग अलग तरह के जो थिंग्स हैं वो हम देखते हैं जिनकी शेप अलग होती है, साइज अलग होती है, बनावट अलग होती है और इस यूनिवर्स में हर चीज एक मटेरियल की बनी हुई है. साइंटिस्ट जिसको नाम देते हैं मैटर. जो सांस हम ले रहे हैं, जो खाना हम खा रहे हैं, पत्थर, बादल, स्टार, प्लांट, एनिमल्स और यहाँ तक कि एक पानी की बूंद और सैंड का एक पार्टिकल, ये सब मैटर हैं. अब हम इन सब में कॉमन चीज क्या देखते हैं, ये जितनी भी नाम हमने लिए इन सब में एक बात कॉमन है कि ये सभी जो है स्पेस घेरते हैं, जगह ऑक्युपाई करते हैं और इनमें सभी में मास होता है. तो यदि हम डेफिनेशन की बात करें, यहीं से हमें मैटर की डेफिनेशन मिल जाती है. एनीथिंग which have mass and volume and which occupy space is called matter. यानी जो चीज स्पेस ऑक्युपाई करती है वो अब मैटर होती है. Since early times, humans have been trying to understand their surrounding. Early Indian philosophers classified matter in the form of 5 basic elements, the Panch Tattva: air, earth, fire, sky and water. पुराने ही समय से जो ह्यूमन बीइंग है उसने अपने सराउंडिंग को समझने का प्रयास किया है. उसने बहुत सारे फिलोसफर्स थे, उन्होंने मैटर को 5 तत्व में डिवाइड किया. आपका वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश और जल. According to them, everything living or non-living was made up of the 5 basic elements. Ancient Greek philosophers had arrived at the similar classification of the matter. उन फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग चाहे वो कोई भी लिविंग चीज हो चाहे नॉन लिविंग चीज हो, वो इन 5 तत्वों से बनी हुई है. और जो यूनानी फिलोसफर थे वो भी ये जो क्लासिफिकेशन मैटर का किया गया इससे काफी हद तक सहमत थे. उन्होंने भी लगभग सेम क्लासिफिकेशन किया मैटर का. मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड 2 टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द केमिकल नेचर. In this chapter, we shall learn about the matter based on its physical properties. Chemical aspects of the matter will be taken up in subsequent chapter. अब इसमें कहा है कि जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उन्होंने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया. इस चैप्टर में हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर मैटर को जो है वो स्टडी करेंगे और आगे के जो चैप्टर्स हैं उसमें हम मैटर को उसके केमिकल एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए करेंगे स्टडी. ठीक है. फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर. मैटर का जो फिजिकल नेचर क्या है, तो फिजिकल नेचर की बात करें तो मैटर इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल. ये आपकी प्रॉपर्टी शुरू हो जा रही है आपके मैटर की. यहाँ पर आप चाहे तो यदि नोट्स बनाएंगे तो पहले मैटर को डिफाइन करेंगे, फिर आप हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. तो उनमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी मैटर इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल. मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है. अब इस बात को प्रूफ करने के लिए वो किस तरीके से छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, बहुत सारी एक्टिविटीज इस चैप्टर में दी गई है और हर एक प्रॉपर्टी को हर प्रॉपर्टी का प्रूफ इस चैप्टर में आपको एक्सप्लेन किया गया है. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी मैटर इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल. फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 schools of thought prevailed regarding the nature of the matter. One school believes that matter to be continuous like a block of wood, whereas the other through that matter is made up of the particle like sand.
लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ द मैटर, इज इट कंटिन्यूअस और ए पार्टिकुलेट। कहते हैं कि जब डिस्कशन शुरू हुआ था आपके मैटर के नेचर पर, तो दो विचार सामने आए थे। एक विचार के अकॉर्डिंग जो आपका मैटर था वो जैसे लकड़ी का टुकड़ा कंटिन्यूअस होता है, जिसमें कहीं पर भी ब्रेक नहीं होता, कहीं भी इसकी बाउंड्री नहीं है किसी, तो इस तरीके से होता है। और एक जो विचार था उसके अकॉर्डिंग आपका जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, जैसे कि सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इस तरीके से। तो क्या वो कंटिन्यूअस है, क्या वो आपका पार्टिकल से बना हुआ है मैटर, इसको प्रूफ करने के लिए हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं। टेक 100 ml ऑफ वाटर, आपको एक बीकर में 100 ml वाटर लेना है और क्या कहते हैं 100 ml बीकर लेना और उसको आधा पानी से भर देना। उसमें आपको कुछ सॉल्ट या शुगर को डिसॉल्व करना है ग्लास रॉड से। तो पहले इन्होंने कहा है कि ऑब्जर्व एनी चेंज इन द वाटर लेवल, क्या आपको वाटर के लेवल में कोई बदलाव दिखाई देता है। तो हम देखते हैं कि हमने सॉल्ट और जो आपका शुगर डिसॉल्व किया वाटर में, तो वाटर का जो लेवल था वो एज इट इज रहा, कोई चेंज हमें नहीं दिखाई दिया। व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड टू द सॉल्ट, आपको क्या लगता है कि सॉल्ट और शुगर को क्या हो गया, वेयर डज इट डिसअपीयर, कहाँ चला गया। डज द लेवल ऑफ द वाटर चेंज, क्या पानी का लेवल चेंज हुआ। तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग, ये क्वेश्चन आपसे किए हैं, तो आपको ये एक्सपेरिमेंट करना, ऑब्जर्व करना है। In order to answer these questions, we need to use the idea that matter is made up of the particle. What was there in the spoon, salt or sugar, has now spread throughout the water. This is illustrated. तो इन्होंने कहा है कि यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है कि जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनको इस डायग्राम में आपको मिलियन टाइम जो है मैग्नीफाई करके दिखाया गया है, जो व्हाइट कलर से आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर आपको सॉल्ट ऐड किया गया, सॉल्ट के पार्टिकल्स को आपको येलो कलर से दिखाया गया है। और फिर हमको जब उनको ग्लास रॉड पे स्टिर कर देते हैं तो आपके जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में सॉल्ट के पार्टिकल जो है वो एम्बेड हो गए हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इस चीज से हमें दो चीजें ऑब्जर्व हो रही हैं। एक तो जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, और ये जो मैटर है इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी है, और ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो मूव कर रहे हैं। तो कहने का मतलब आप देख रहे हो एक ही एक्टिविटी से आपको तीन प्रॉपर्टी ऑब्जर्व हो रही है। अब नेक्स्ट है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर, ये जो पार्टिकल्स हैं मैटर के ये कितने बड़े होते हैं। तो इसको पता करने के लिए इन्होंने एक एक्टिविटी और शो करी गई है, जिसमें आपको पोटेशियम परमैंगनेट का 2-3 क्रिस्टल लेने हैं और उन्हें 100 ml वाटर में डिसॉल्व करना है। जो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर होता है वो आपको मजेंटा कलर होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 100 ml वाटर लेना है और उसमें आपने पोटेशियम परमैंगनेट ले लेना है। फिर नेक्स्ट आपको एक और बीकर लेना है जिसमें आपको 90 ml क्लियर वाटर लेना और 10 ml आपको जो 100 ml आपने बनाया था उसमें से वाटर ऐड कर देना है। फिर नेक्स्ट आपने जो सेकंड बनाया उसमें से 10 ml वाटर लेना है और नेक्स्ट बीकर जिसमें आपने 90 ml वाटर लिया उसमें ऐड कर देना है। फिर आपको यही प्रोसेस एक बार और दोहरानी है। तो जब आप 8 टाइम्स ये प्रोसेस दोहराएंगे फिर भी आप देखते हैं कि जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर है वो वाटर में से कम्प्लीटली डिसअपीयर नहीं होता है। इसका मतलब कोई भी जो मैटर है वो बहुत ही ज्यादा छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और जो फर्दर डिवाइड हो रहे हैं। This experiment show that just a few crystals of the potassium permanganate can color a large volume of the water. So we conclude that there must be millions of the tiny particles in just one crystal of the potassium permanganate, which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles. इस एक्टिविटी से हमें पता चला कि ये पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा सा क्रिस्टल 1000 लीटर वाटर को जो है वो कलर कर सकता है। इसका मतलब पोटेशियम परमैंगनेट मिलियन ऑफ पार्टिकल से बना हुआ, छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। और यदि ये एक्टिविटी हम डिटॉल से करके देखें जो हमने पोटेशियम परमैंगनेट से की है, तो हम जो डिटॉल की स्मेल है वो इतनी अमाउंट ऑफ वाटर है उसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसका मतलब जो आपका कोई भी मैटर है वो बहुत छोटे पार्टिकल से बना हुआ है।
और पार्टिकल का जो साइज है वो हमारी इमेजिनेशन से बहुत ज्यादा छोटा है। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मैटर। तो पार्टिकल जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अभी हमने फर्स्ट एक्टिविटी जिसमें वाटर में डिसॉल्व किया था शुगर को, तो उस एक्टिविटी से हमें पता चला कि जब कोई चीज वाटर में डिसॉल्व होती है तो उसके पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के बीच में एम्बेड हो जाते हैं, ठीक है, और डिसअपियर हो जाते हैं। इसका मतलब जो पार्टिकल्स हैं आपके जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है। In activity 1.1 and 1.2 we saw that particle of the sugar, sorbitol or the potassium permanganate got evenly distributed in the water. Similarly, when we make tea, coffee, lemonade, particle of one type of matter get into the space between the particle of the other. This shows that there is enough space between the particle of the matter. अभी तक जितनी भी हमने एक्टिविटी की है उनसे ये प्रूव होता है कि इतने जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में इतना स्पेस होता है, इसमें आसानी से दूसरे मैटर के पार्टिकल्स जो है वो आ सकते हैं। तो इससे प्रूव होता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सेकेंड प्रॉपर्टी है आपकी पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। किसी भी मैटर के जो पार्टिकल हैं वो लगातार मूव करते हैं। इसके लिए हम आपकी जो धूप बत्ती या अगरबत्ती है उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम घर के एक कोने में यदि अगरबत्ती या धूप बत्ती जला देते हैं उसकी स्मेल हम घर के दूसरे कोने तक ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो पार्टिकल्स हैं आपके अगरबत्ती के, जो आपके अगरबत्ती के पार्टिकल्स हैं वो आपके कंटिन्यूअसली मोशन में है, वो एक जगह पर रुके हुए नहीं है। तो इस एक्टिविटी से ये प्रूव होता है कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। नेक्स्ट इन्होंने बता रखा है कि आपको वाटर लेना है एक बीकर में, फिर कुछ आपको एक ड्रॉप एक कॉर्नर पे रख देनी है, एक ब्लू या रेड इंक की, और या हनी की आपको रख सकते हैं। तो आप कुछ टाइम बाद देखेंगे जो ब्लू और रेड इंक है उनको आपको अनडिस्टर्ब छोड़ना है। आप कुछ टाइम बाद देखेंगे ये जो कलर है आपका ब्लू और रेड इंक का पूरे बीकर में फैल जाता है। इसका मतलब पूरे बीकर में फैलने का क्या रीजन हो सकता है कि उनके जो पार्टिकल्स हैं ब्लू और रेड इंक के वो रुके हुए नहीं है, वो लगातार मोशन में है। तो यहाँ से प्रूव होता है आपका पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूव। नेक्स्ट आपका है एग्जांपल, आप कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल ले सकते हैं और उनको एक बीकर के बॉटम पे रख सकते हैं जिसमें पानी रखा हुआ है। तो सेम ऑब्जर्वेशन आप इसमें भी देखोगे। यानी आपको 3 एग्जांपल दिए जिसमें एक एग्जांपल आपको गैस ऐसा मैटर का लिया जो गैस की फॉर्म में है, दूसरा मैटर जो कि आपकी लिक्विड की फॉर्म में, इनका एग्जांपल हमने लिया, तीसरा हमने लिया सॉलिड फॉर्म में जो मैटर है उसका। तो कहने का मतलब कोई भी मैटर हम उठा रहे हैं तो ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सभी तरीके के मैटर में जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। और पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूव, दैट इज दे पोजेस वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। और यदि पार्टिकल्स लगातार मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। अब काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, यहाँ से आपको काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन ऑब्जर्व हो जानी चाहिए। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट और पार्टिकल इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। यानी किसी मूविंग पार्टिकल्स में या किसी ऑब्जेक्ट में उसकी जो मोशन है वो कौन सी एनर्जी के कारण है, काइनेटिक एनर्जी के कारण। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेज। यदि हम कहने का मतलब यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी भी पार्टिकल्स की बढ़ जाती है। और आप देखेंगे कैसे हम प्रूफ करवाएंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। हम देखते हैं कि जो ठंडा खाना होता है उसकी स्मेल ज्यादा दूर तक नहीं जाती, लेकिन खाने को गर्म करते हैं तो उसकी जो स्मेल है वो बहुत दूर तक जाती है। इसका मतलब उसके जो पार्टिकल्स हैं उनको काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी मिलती है जिससे वो दूर तक जा सकते हैं और दूर तक उनको स्मेल किया जा सकता है। In the above 3 activity, we observe that the particle of matter intermix on their own with each other. They do so by getting into the space between the particles.
This intermixing of the particle of two different type of the matter on their own is called diffusion. We also observe that on heating diffusion become faster. Why does this happen? अब तीनों ही एक्टिविटी में हमने ऑब्जर्व किया कि जो पार्टिकल्स हैं वो अपने आप ही क्या हो गए हैं, आपके इंटरमिक्स हो गए हैं, और ये इंटरमिक्सिंग की जो प्रोसेस है उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। और जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है उतनी ही ज्यादा इंटरमिक्सिंग जल्दी जल्दी होती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ जाती है। ठीक है, तो डिफ्यूजन क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ टू मैटर। तो यहाँ पर आप केमिस्ट्री में डिफ्यूजन की डेफिनेशन आप देख रहे हैं अलग। बायो में आपने पढ़ी क्या है? द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो चाहे कोई भी डेफिनेशन आप लिखें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको मेन आपको समझना है। ठीक है, नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अभी तक हमने एक एक्टिविटी पढ़ी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सेकंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि आपका द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर कंटिन्यूसली मूव। थर्ड प्रॉपर्टी आप पढ़ने जा रहे हैं पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब इसको प्रूव करने के लिए फिर यहाँ पर इन्होंने एक एक्टिविटी बता रखी है कि आपको ये गेम खेलना है, क्या कहते हैं कि मेक 4 ग्रुप एंड फॉर्म ह्यूमन चेन एज सजेस्टेड। आपको 4 ग्रुप बनाने हैं और ये ह्यूमन चेन का गेम खेलना है। एक में आपको इस तरीके से अरेंज होना है जैसा कि आपको डायग्राम में दिखा रखा है। इदू मिश्मी डांसर जो इस तरीके से डांस करते हैं कि उनके शोल्डर्स और जो बैक हैं वो आपस में कनेक्टेड है, काफी सरफेस एरिया का कांटेक्ट में है। दूसरा आपको क्या करना है कि दूसरे बच्चों को केवल अपने हाथ पकड़ने एक दूसरे के, यदि हम 4 बच्चे लें हर ग्रुप में। तीसरे ग्रुप को क्या करना है, केवल अपनी फिंगर टिप अटैच करनी है। और फोर्थ ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको क्या करना है, उनको हर ग्रुप के पास जाना है और इन ह्यूमन चेन को तोड़ना है। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि क्या होगा, कौन से ग्रुप को तोड़ना जो है वो आसान रहेगा और कौन से को कठिन रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसमें ज्यादा सरफेस एरिया कांटेक्ट में है ह्यूमन चेन में, उनको तोड़ना कठिन होगा। जिनकी टिप अटैच है, केवल फिंगर टिप अटैच है, उनको इजीली तोड़ देंगे बच्चे। उसके बाद जिनका हैंड अटैच है उनको थोड़ा सा कंपैरेटिवली हार्ड पड़ेगा, और सबसे ज्यादा हार्ड पड़ेगा तोड़ना जो इस फॉर्म में, जो डांसिंग फॉर्म में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। If we consider each student as a particle of the matter, then which group the particle held each other with the maximum force? अगर जो हम इन बच्चों को, इन स्टूडेंट्स को यदि हम समझे कि ये किसी मैटर के पार्टिकल्स हैं, तो किस तरीके के पार्टिकल को एक दूसरे से अलग करना पड़ेगा। तो जिनका ज्यादा सरफेस एरिया कांटेक्ट में है। तो इन्होंने एक एग्जांपल आपको दे रखा है एक्टिविटी में कि आपको एक आयरन नेल लेनी है, पीस ऑफ चॉक लेना है, एक रबर बैंड लेना है, और आपको उनको हैमरिंग करके, कटिंग करके, स्क्रैचिंग करके तोड़ने का प्रयास करना है। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, इनमें सबसे ज्यादा फोर्स के साथ किसके पार्टिकल अटैच हैं? तो हम देखते हैं कि चॉक को भी हम आसानी से तोड़ देंगे, फिर रबर बैंड को भी तोड़ देंगे, लेकिन आयरन नेल को तोड़ना इतना इजी हमारे लिए नहीं रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो आयरन के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग फोर्स से अटैच हैं, और फिर उससे कम फोर्स से अटैच हैं आपके रबर बैंड के, और सबसे कम फोर्स से अटैच हैं आपके पीस ऑफ चॉक के पार्टिकल्स। फिर नेक्स्ट उन्होंने एक्टिविटी दी है कि एक वाटर टैप लेनी है, और इसकी जो वाटर की जो स्ट्रीम आ रही है, आपको अपनी फिंगर से ब्रेक करके देखना है। तो आप वर यू एबल टू कट द स्ट्रीम वाटर? क्या आप आसानी से इसकी स्ट्रीम को काट पाए? व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड द स्ट्रीम ऑफ द वाटर रिमेनिंग टुगेदर? तो अब कहने का मतलब, अब क्या आप क्या अनुमान लगाते हैं, कितना आसान क्यों पड़ा आपको, और दोबारा से स्ट्रीम क्यों क्या कहते हैं एक दूसरे के पास आ गई? तीनों ही एक्टिविटीज हमें ये सजेस्ट करती हैं कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और ये जो फोर्स ऑफ पार्टिकल्स है,
पार्टिकल्स के बीच की जो फोर्स है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो हर मैटर में अलग होती है। जिस मैटर में ज़्यादा इंटर पार्टिकल फोर्स होती है या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होती है वो ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में होते हैं, हार्ड होते हैं, और जिनमें जो है ये फोर्स कम होती है वो आपके सॉफ्ट होते हैं। इसी बेस पर हमने मैटर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। आपका स्टेट्स ऑफ मैटर जिन्हें हम बोलते हैं। तो यहाँ से नेक्स्ट हेडिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक आपने क्या पढ़ा? आपने चैप्टर में पढ़ा कि मैटर क्या है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। फिर आपने पढ़ा प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, ठीक है। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट है स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी मैटर की स्टेट कौन सी होती हैं, कितनी स्टेट्स होती हैं मैटर की। तो ये क्योंकि हम 6, 7, 8 से साइंस पढ़ते आ रहे हैं, जनरली सभी को पता है देयर आर 3 स्टेट ऑफ द मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और इनकी अरेंजमेंट जो है पार्टिकल्स की वो अलग होती है। इसी कारण से ये जो स्टेट्स हैं मैटर की, इनकी प्रॉपर्टीज में भी अंतर आ जाता है। और कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन द 3 स्टेट्स ऑफ द मैटर। तो इनकी स्टेट को पढ़ने के लिए पहले हम इनकी प्रॉपर्टीज को डिटेल में जानेंगे, तब हम इनको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड स्टेट की। सॉलिड स्टेट में हमने एग्जाम्पल लिए एक निडल का, एक बुक का और एक वुडन स्टिक का, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें इनकी एक शेप ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो शेप ड्रॉ करने के बाद हमने ये देखना है क्या इनकी कोई डेफिनेट शेप है, क्या इनकी बाउंड्री फिक्स है, या इनका वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम निकाल सकते हैं हम, फिक्स है। तो क्या होगा यदि हम इन्हें हैमर करें, फोल्ड करें, ड्रॉप करें, खींचें या तो गिरा दे ऊपर से, ठीक है। तो आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर, क्या एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं। ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स, आर यू एबल टू कंप्रेस देम। तो कहने का मतलब ये प्रॉपर्टी हमें पहले इनकी करके देखनी है, उसके बाद हमें समझ में आएगा। सबसे पहले इन्होंने कहा है करना क्या, हमें उसकी बाउंड्री और उनकी शेप ड्रॉ करनी है। तो शेप हम ड्रॉ कर पाते हैं आसानी से, वॉल्यूम उनका निकाल सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि सॉलिड हैज फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। और आसानी से जब इन्हें ड्रॉप किया जाता, पुल किया जाता, तो ये ब्रेक हो जाती है और इसके पार्टिकल आसानी से तो डिफ्यूज नहीं होते हैं। सॉलिड स्टेट के जो पार्टिकल्स हैं, आसानी से 2 सॉलिड को मिलाना इतना इजी नहीं होता है। और कंप्रेस करते, दबाते, तो हर सॉलिड को हम कंप्रेस भी नहीं कर सकते। कुछ मतलब जनरली लेस कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है। ये जो सॉलिड के एग्जांपल आपने दे रखे हैं, इनकी शेप और साइज, शेप और बाउंड्री और वॉल्यूम वो फिक्स है। All the above are example of the solid. We can observe that all these have definite shape, distinct boundary and fixed volume. That is have negligible compressibility. जो अभी हमने एग्जाम्पल पढ़े थे जैसे बुक, पेंसिल, इन सब का, तो इनकी फिक्स बाउंड्री थी, फिक्स वॉल्यूम था। और कंप्रेसिबिलिटी माने इनका जो दबाने पर जो साइज चेंज हो जाता है, तो ये आपकी नेग्लिजिबल ना के बराबर होती है। सॉलिड की जो टेंडेंसी होती है वो अपनी शेप को लगभग एज इट इज बनाए रखना चाहते हैं। सॉलिड पर जब फोर्स लगाई जाती है तो वो शेप चेंज ना करके मतलब वो टूट जाते हैं और रिजिड होते हैं, शेप में हार्ड होते हैं। लेकिन कुछ एग्जांपल हैं आपके पास, जैसे रबर बैंड है, उसको जब हम पुल करेंगे तो वो स्ट्रेच हो जाएगा। क्या फिर डाउट होता है क्या ये सॉलिड है। फिर शुगर सॉल्ट की बात करते हैं, जैसे भी बर्तन में हम रखते हैं उनकी शेप में ये एडजस्ट हो जाते हैं, तो क्या ये सॉलिड फॉर्म में है, जबकि सॉलिड का तो फिक्स शेप और वॉल्यूम होता है। ऐसे स्पंज में जो है हम उसे दबाते हैं तो वो कंप्रेस हो जाता है, तो क्या ये सॉलिड है कि नहीं है। तो इन सब का एक्सप्लेनेशन आपको आगे दे रखा है चैप्टर में कि रबर बैंड जो कि अपनी शेप चेंज कर लेता है फोर्स अप्लाई करने पर, जैसे ही लेकिन हम फोर्स को रिलीज करते हैं, जैसे ही फोर्स उसमें बंद होती है तो एडजस्ट जो है वो अपनी शेप में आ जाता है या एक्सेसिव फोर्स लगाने पर टूट जाता है। नेक्स्ट है आपका शुगर और सॉल्ट। इनको आप अपने हाथ में रख लो, प्लेट पे रख लो, कहीं जार में रख लो, लेकिन इनकी शेप चेंज नहीं होती है, ये एज इट इज अपनी शेप में रहते हैं।
स्पंज के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं और जिनमें एयर फिल्ड रहती है, और जब हम उसे प्रेस करते हैं तो वो एयर जो है वो एक्सपेल आउट हो जाती है, जिसकी वजह से जो स्पंज है वो कंप्रेस हो जाता है। तो अब यहाँ पर आपने सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज के बारे में जाना, जहाँ हमने जाना कि जो सॉलिड होते हैं उनकी शेप और जो आपके शेप और वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, लेस नेग्लिजिबल, जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो नेग्लिजिबल होती है, ठीक है। और जो उसके पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लिक्विड स्टेट की, जैसे कि पानी, आपका कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, ये सब आपको दे रखे हैं। और आपको क्या करना है कि अलग अलग कंटेनर लेने हैं और उनमें 50 ml मार्क होना चाहिए कंटेनर में, ठीक है। 50 ml के कंटेनर लेने अलग अलग शेप के। आपको 50 ml जो कोई भी लिक्विड है वो पहले अलग अलग बर्तन में ट्राई करना है डालने का। तो आप क्या देखेंगे कि जो लिक्विड आपने उन बर्तनों में डाला है तो उनकी शेप तो चेंज हो रही है लिक्विड की, लेकिन जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होता। इसका मतलब जो लिक्विड होते हैं उसकी जो शेप है वो फिक्स नहीं होती, बट उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स होता है। और जब हम उसे कंप्रेस करते हैं तो इजीली जो आपके लिक्विड है वो कंप्रेस भी नहीं होते। हाँ, एक टेंडेंसी जो आपके लिक्विड में होती है, इट कैन फ्लो इजीली, ये आसानी से फ्लो बह सकते हैं, और जो कि सॉलिड जो है वो आसानी से नहीं फ्लो करते। क्यों फ्लो कर सकते हैं आसानी से? क्योंकि इनके बीच जो पार्टिकल्स होते हैं इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है और काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की ज्यादा होती है, ठीक है, कंपैरेटिवली टू द सॉलिड की बात करें हम तो। We observe that the liquid are no fixed shape but fixed volume. They take up the shape of the container in which they are kept. Liquid flow and change shape, so they are not rigid but can be called fluid. सॉलिड आपके रिजिड फॉर्म में थे क्योंकि फ्लो नहीं कर पा रहे थे, और ये फ्लो कर पा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, आपका फ्लूइड है। एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। Refer to the activity 1.4, 1.5 where we saw the solid and the liquid can diffuse into the liquid. Solid and liquid can diffuse into the liquid. The gases from the atmosphere diffuse and dissolve in water. These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are especially for the survival of the aquatic animal and the plant. मतलब अभी तक जो एक्टिविटी करी उनसे हमें ये पता चलता है कि सॉलिड और लिक्विड दोनों ही दूसरे लिक्विड में आसानी से डिफ्यूज हो जाते हैं, जबकि गैस भी आपकी जो वाटर में डिजॉल्व रहती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्रूव करती है कि हाँ कि जो आपके लिक्विड है उसमें डिफ्यूजन जो है वो इजीली हो जाता है। ऑल द लिविंग क्रिएचर नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। और जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वाटर में, उसमें जो जानवर है रहने वाले पानी में रहने वाले जो जानवर हैं वो आसानी से सांस ले पाते हैं और अपनी लाइफ को मेंटेन कर पाते हैं। We can conclude that the solid, liquid and gas can diffuse into the liquid. तो यहाँ से हमें ऑब्जर्व होता है कि तीनों ही स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड में आसानी से डिफ्यूज हो जाती हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ द सॉलिड। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो लिक्विड में रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो सॉलिड के कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। This is due to the fact that in the liquid state particle move freely and have greater space between each other as compared to the particles in the solid state. और ऐसा क्यों होता है? कोई भी चीज आसानी से लिक्विड स्टेट में क्यों डिफ्यूज हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है? वो इस वजह से हो जाती है क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच जो स्पेस है वो काफी ज्यादा है सॉलिड के कंपैरेटिवली। नेक्स्ट बात करते हैं हम थर्ड स्टेट ऑफ मैटर की, गैस स्टेट। Have you ever observed a balloon seller filling a large number of the balloons from a single cylinder of the gas? Enquiry from him how many balloons is he able to fill from one cylinder. Ask him which gas does he have in the cylinder. तो यहाँ पर गैस स्टेट की बात करी गई है। आपने देखा होगा कई बार जो गुब्बारे वाले होते हैं, एक ही सिलेंडर से कितने सारे बलून फुला सकते हैं। क्या आपने कभी उनसे पूछा है? पूछेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। और आपको ये भी पूछना है कि जो बलून है इसके अंदर कौन सी
गैस वो फिल करते हैं। अब एक एक्टिविटी आपको बता रखी है, आपको 300 ml की सिरिंज लेनी है और उसके जो नोजल है जहाँ पर आपकी निडल लगी रहती है उसको बंद कर देना है रबर कॉर्क से, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। और रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंज, पिस्टन को रिमूव कर देना है। लीविंग वन सिरिंज अनटच्ड टिल द वाटर इन द सेकंड एंड द पीस ऑफ द चॉक इन द थर्ड। एक सिरिंज को अनटच छोड़ देना है, और दूसरी में हमने वाटर फिल कर देना है, और तीसरी में हमने चॉक जो है उसको फिल कर देना है। ठीक है, तो जिसको हमने अनटच छोड़ा है इसका मतलब उसमें एयर प्रेजेंट है, दूसरे में हमने वाटर लिया है और तीसरे में हमने सॉलिड को लिया है। अब हमने क्या करना है कि जो पिस्टन है उसको इंसर्ट करना, नीचे दबाना है। ठीक है, यू मे अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टन बिफोर इंसर्टिंग इनटू द सिरिंज। पिस्टन पे हमें वैसलीन लगा देनी है जिसे एयर टाइट बना देना है। ठीक है, और फिर जैसे ही हम उसे कंप्रेस करेंगे तो हमें क्या ऑब्जर्व होगा, हमें ये ऑब्जर्व होगा कि जिसमें एयर फिल्ड थी उसको हम आसानी से पुश कर पा रहे हैं, जिसमें वाटर था उसमें हमें फोर्स लगानी पड़ रही है, और जिसमें सॉलिड था उसमें सबसे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है। इसका मतलब जो आपका एयर है वो लिक्विड के भी कंपैरेटिवली ज्यादा कंप्रेसिबल है, यानी सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल आपकी एयर होती है। गैस स्टेट जो है सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल होती है, उससे थोड़ी कम कंप्रेसिबल आपकी लिक्विड स्टेट होती है, और सबसे कम कंप्रेसिबल आपकी सॉलिड स्टेट होती है। We have observed that the gases are highly compressible as compared to the solid and liquid। जैसे कि हम जानते हैं जो गैसेस हैं वो सॉलिड और लिक्विड के कंपैरेटिवली ज्यादा कंप्रेसिबल होती हैं। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी जो सिलेंडर में भर के आती है, आप किचन में यूज करते हैं, दैट वी गेट इन अवर होम फॉर कुकिंग, और द ऑक्सीजन सप्लाई टू द हॉस्पिटल इन सिलेंडर इफ कंप्रेस गैस। जो आपकी ऑक्सीजन सिलेंडर जो हॉस्पिटल में यूज करे जाते हैं, इन सब में क्या करा जाता है, ऑक्सीजन को कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसको सिलेंडर में फिल करके आपके हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाता है। compressed natural gases fuel every day in vehicle। आजकल जो व्हीकल्स में सीएनजी यूज हो रही है वो भी आपके कंप्रेस गैस का एग्जांपल है। इसकी कंप्रेसिबिलिटी के कारण जो गैस का जो लार्ज वॉल्यूम है उसको कंप्रेस करके कम वॉल्यूम कर दिया जाता है, उसको सिलेंडर में फिल कर आसानी से जहाँ पर उसकी जरूरत है वहाँ पर पहुँचा दिया जाता है। We come to know that what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell that reaches our nostril. How does this smell reach us? The particle of the aroma of the food mixed with the particle of the air spread from the kitchen reach us and even farther away. The smell of the hot cooked food reach in few seconds. Compare this with the rate of the diffusion of the solid and the liquid. Due to high speed of the particle and the large space between them, gases show the property of the diffusing very fast into the other gases। कहने का मतलब जो यदि हम कंपैरिजन करें तीनों में, सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे ज्यादा डिफ्यूजन की जो प्रॉपर्टी है वो आपकी क्या कहते हैं गैसेस में पाई जाती है। आप देखते हैं वाटर वेपर प्रेजेंट होती है, एयर में डिसॉल्व रहती हैं वो, तो इसका मतलब जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एयर में इंटरमिक्स हो गए हैं, और आपका जो फूड के पार्टिकल वो आपका गैस में मिक्स होके एयर में मिक्स होके दूर तक पहुंच जाते हैं, जिससे पता चल जाता है खाना बन गया है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा डिफ्यूजन रेट जो होता है आपका गैस स्टेट का होता है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच जो स्पेस है वो आपके लिक्विड स्टेट से भी ज्यादा होता है, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है पार्टिकल्स के बीच में वो उसके सबसे कम होती है, लिक्विड से भी कम होती है उसकी। इन द गैस स्टेट द पार्टिकल मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है पार्टिकल्स के बीच में, और
ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट, और इस मूवमेंट के कारण द पार्टिकल हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल ऑफ द कंटेनर। इसलिए जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के वो अपने को हिट, एक दूसरे को हिट करते हैं, साथ के साथ जिस कंटेनर में उनको रखा जाता है उसको भी हिट करते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। कोई भी गैस जो प्रेशर लगाती है वो किस वजह से होता है, वो गैस के द्वारा लगाई गई फोर्स, ठीक है, एक यूनिट एरिया पे जो कंटेनर का वॉल है उसके यूनिट एरिया पर लगाई गई फोर्स के कारण होता है। यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिखा रखा है जिसमें आपको अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स दिखा रखी है सॉलिड की, जहाँ हम देख रहे हैं सॉलिड के जो पार्टिकल हैं एक दूसरे से जो है काफी क्लोज हैं। इसका मतलब उनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है। स्पेस हम देख रहे हैं सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम है। लिक्विड के कंपेयर आप देखते हैं जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो कंपैरेटिवली सॉलिड के पार्टिकल से दूर दूर दिखाई दे रहे हैं, उनके बीच स्पेस भी काफी दिखाई दे रहा है। और गैस की बात करें तो हम देखते हैं जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनके बीच जो है काफी स्पेस है, वो काफी उनमें काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में वो काफी कम है। तो ये हमें अच्छे से जो डायग्राम है इसको स्टडी करेंगे तो हमें जितने भी डिफरेंस है वो आसानी से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ हम 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के साथ आप ये आधा चैप्टर फिनिश करते हैं। उसके बाद आगे के जो टॉपिक्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।